अब हम डिस्कस करते हैं ओशियनिक रिलीज, वोल्केनिक इरप्शन और वेस्ट मटेरियल को। पहले समझते हैं ओशियनिक रिलीज। ओशियनिक रिलीज इसको हम अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैसे ओशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टोर होता है और कैसे ओशन से दोबारा वो एटमॉस्फेयर के अंदर आता है। देखो यहाँ पे ओशन है, ये ओशन की आपको सरफेस लेयर दिख रहा होगा, ये पानी की लेयर दिख रही होगी। इस लेयर के ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर। इस लेयर के अंदर क्या है? ओशन वाटर। ओशन वाटर। तो इस लेयर से ही कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। जब ओशन वाटर के अंदर एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है तो एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाती है। जब एटमॉस्फेयर के अंदर एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो वो ओशन वाटर ले लेता है। ये कैसे होता है इसको अब हम थोड़ा समझते हैं। देखो, एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। ये फाइटोप्लैंक्टन्स जो हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर प्राइमरी प्रोड्यूसर का रोल प्ले करते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं वो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। ये फाइटोप्लैंक्टन क्या करते हैं? ये एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर के अंदर। ऑर्गेनिक मैटर के अंदर इनको कन्वर्ट कर देते हैं और बाद में इन फाइटोप्लैंक्टन को खा लेते हैं। जो जू प्लैंक्टन और अदर मैरिन एनिमल्स हैं वो इनको कंज्यूम कर लेते हैं और इस तरीके से जो कार्बन जो है फाइटोप्लैंक्टन से प्राइमरी कंज्यूमर है उनके अंदर ट्रांसफर हो जाता है और उसके बाद जो सेकेंडरी कंज्यूमर और टॉप लेवल के प्रीडेटर्स है वहां तक जो है कार्बन जो है ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम प्राइमरी प्रोड्यूसर टू हायर लेवल ऑफ प्रीडेटर्स। जब ये ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे तो क्या होगा? ये डीप ओशन के अंदर सेटल हो जाएंगे और इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल पंप। बायोलॉजिकल पंप। तो यहां से क्या हुआ? जो स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड थी वो डीप ओशन के अंदर ट्रांसफर हो चुकी है। मींस सरफेस से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डीप ओशन के अंदर पहुंच चुकी है बायोलॉजिकल पंप के द्वारा। अब जो है डीप ओशन के अंदर इन मराइन एनिमल का हुआ डीकंपोजिशन और इस तरीके से जो स्टोर्ड कार्बन था मराइन एनिमल्स के अंदर वो डीप ओशन के अंदर जाता है। उसके बाद अपवेलिंग होती है बहुत सालों बाद और अपवेलिंग के द्वारा जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाता है। तो यहां पे हमने देखा कि कैसे ये जो मराइन एनिमल्स है ये मरने के बाद ओशन फ्लोर के ऊपर अकुमुलेट हो जाते हैं और अकुमुलेट होने के बाद इनके अंदर जो स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत टाइम के बाद अपवेलिंग के द्वारा एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाता है। ये जो मराइन एनिमल है इनमें बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो अपना स्केल्टन बनाते हैं। वो स्केल्टन बनाने के लिए इनको जरूरत पड़ती है कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3 की। कैल्शियम कार्बोनेट की मदद से जो है ये मराइन एनिमल्स अपना स्केल्टन बनाते हैं। लेकिन जब ये मराइन एनिमल मर जाते हैं तो ओशन फ्लोर के ऊपर क्या होता है? इनके स्केल्टन जमा होते रहते हैं और ये जब ये मराइन एनिमल्स ओशन फ्लोर के ऊपर इकट्ठा होते रहते हैं तो एक सेडिमेंट की लेयर बना लेते हैं और ये लेयर बहुत टाइम के बाद जो है रॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और इस रॉक के अंदर क्या होता है? कार्बन जो है कैप्चर हो जाता है, कार्बन जो स्टोर हो जाता है। ये जो स्टोर्ड कार्बन है जो इन सेडिमेंट्री रॉक के अंदर स्टोर हो जाता है ये बहुत लंबे टाइम के बाद दोबारा से धरती के ऊपर आता है। इनको हम बोलते हैं कार्बोनेट रॉक। अगर कुछ बड़ा जियोलॉजिकल इवेंट होता है तो अगर ये रॉक सी लेवल से ऊपर आ जाती है तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा इरोजन और वेदरिंग और इरोजन और वेदरिंग के द्वारा इसके अंदर जो स्टोर्ड कार्बन है वो दोबारा से एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाएगा। कार्बोनेट रॉक के और भी अच्छे एग्जांपल हैं जैसे लाइमस्टोन और डोलोमाइट। इनके अंदर भी क्या होता है? वेदरिंग और इरोजन की वजह से जो स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड है, जो स्टोर्ड कार्बन है वो दोबारा से एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाता है। तो यहां पे हमने देखा कैसे मैराइन एनिमल जब मर जाते हैं तो उनके स्केल्टन जो है ओशन फ्लोर के अंदर डिकम्पोज होते रहते हैं। डिकम्पोज होकर वो एक सेडिमेंट की लेयर बना लेते हैं। सेडिमेंट की लेयर के बाद क्या होता है? वो एक कार्बोनेट रॉक का फॉर्मेशन करते हैं और वो कार्बोनेट रॉक जो है कार्बन को बहुत लंबे टाइम तक अपने अंदर स्टोर करके रखता है। फिर कुछ बड़ा जियोलॉजिकल इवेंट होता है और जियोलॉजिकल इवेंट की वजह से ये जो कार्बोनेटेड रॉक है ये सी लेवल के ऊपर आ जाती है। फिर होता है इरोजन और वेदरिंग और उसके बाद जो स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होती है और इस तरीके से कार्बन साइकिल कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हमने देखा ओशनिक रिलीज और कार्बोनेट रॉक। यहाँ पे हम एक चीज और समझने की कोशिश करेंगे, ओशन एसिडिफिकेशन। ओशन एसिडिफिकेशन के अंदर हम थोड़ा जानेंगे कि ये कैसे खतरनाक है मैराइन एनवायरनमेंट के लिए। दोस्तों अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं ओशन एसिडिफिकेशन। ओशन एसिडिफिकेशन क्या होता है? देखो, एटमॉस्फेयर के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है तो क्या होता है? ये पानी के साथ रिएक्ट करेगी। जो समुद्र के अंदर पानी है, ओशन के अंदर जो पानी है उसके साथ ये रिएक्ट करेगी।
अराउंड जो 1/4 एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है वो ओशन के द्वारा ऑब्जॉर्ब कर ली जाती है। इस ऑब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो समुद्र का पानी है, जो सी वाटर है, उसके साथ रिएक्ट कर जाएगी। तो आपने यहां पे देखा जो एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो समुद्र के पानी के साथ रिएक्ट करती है। समुद्र के पानी के साथ रिएक्ट करके वो बनाती है कार्बोनिक एसिड, और उसके बाद कार्बोनिक एसिड का ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होने की वजह से क्या होता है, बाइकार्बोनेट बनते हैं और जो हाइड्रोजन आयन बनते हैं। ये हाइड्रोजन आयन जितने ज्यादा बनेंगे, ये पानी का जो है पीएच लेवल उसको डिक्रीज कर देंगे। जितना पानी का पीएच लेवल डिक्रीज होगा उतना ज्यादा समुद्र का पानी एसिडिक बनेगा। यहां पे हमने ये समझ लिया कि ओशन एसिडिफिकेशन क्या होता है। ओशन एसिडिफिकेशन के अंदर हमने देखा जितने ज्यादा एस पॉजिटिव आयन पानी के अंदर बनेंगे, ओशन का पानी का पीएच लेवल डिक्रीज होता जाएगा और ओशन वाटर जो है एसिडिक होता जाएगा। ये हमने समझ लिया। लेकिन हम बात करते हैं इसका इंपैक्ट क्या है, जो मराइन लाइफ है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है इस एसिडिफिकेशन का। बहुत सारे मराइन एनिमल्स हैं जो अपना स्केलेटन बनाते हैं, और हमें पता है स्केलेटन बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। लेकिन जब ओशनिक एसिडिफिकेशन होगी तो उसके अंदर होता क्या है, ओशन एसिडिफिकेशन के अंदर जो है हाइड्रोजन आयन तो ज्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन जो कार्बोनेट आयन है, कार्बोनेट आयन जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे। और कार्बोनेट आयन अगर डिक्रीज हो जाएंगे तो जो मराइन एनिमल्स हैं वो अपना स्केलेटन नहीं बना पाएंगे, उनको स्केलेटन बनाने में दिक्कत होगी। और कोरल ब्लीचिंग भी तभी होती है ओशन एसिडिफिकेशन की वजह से, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, कार्बोनेट आयन इनकी कमी हो जाती है, और कार्बोनेट आयन की अगर कमी हो जाएगी तो ये मराइन एनिमल अपना स्केलेटन नहीं बना पाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ओशन वाटर ऑलरेडी एसिडिफाई हो चुका है, उसका पीएच लेवल काफी डिक्रीज हो चुका है। पीएच लेवल डिक्रीज होने की वजह से जो कार्बोनेट आयन है वो पानी के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है। अगर कार्बोनेट आयन पानी के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है तो कैसे वो अपना स्केलेटन बना पाएंगे, कैसे वो कैल्शियम कार्बोनेट बना पाएंगे। इसकी वजह से क्या है, मैराइन लाइफ के ऊपर खतरा आ जाता है। जो कोराल जो है उनकी भी ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाती है। इस कोराल ब्लीचिंग को, इन सब को हम बाद में थोड़ा डिटेल में और भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने समझा कैसे ओशन रिलीज होता है, ओशन कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करता है, स्टोर करने के बाद वो स्टोर्ड कार्बन कैसे दोबारा एटमॉस्फेयर के अंदर आता है, और कैसे एक साइकिल कंप्लीट होती है। दोस्तों, हमने ओशनिक रिलीज को कंप्लीट कर लिया है। अब हम डिस्कस करते हैं वोल्केनिक इरप्शन और वेस्ट मटेरियल। ये क्या होता है वोल्केनिक इरप्शन? वोल्केनिक इरप्शन का क्या रोल है कार्बन साइकिल के अंदर, उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, आपको पता होगा। सबसे ऊपर क्या आता है, अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के नीचे क्या आता है, मेंटल। और मेंटल से ही क्या आता है, मैग्मा। ये जो मैग्मा देख रहे हो मेंटल से आता है। ये वोल्केनिक इरप्शन एक फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है, तो हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। हम यहाँ पे केवल यही देखेंगे जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो कौन कौन सी गैसें जो है रिलीज होती हैं। हम यहाँ पे केवल ये डिस्कस करेंगे कि वोल्केनिक इरप्शन से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एनवायरनमेंट के अंदर आता है। देखो, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो बहुत सारी गैसें वोल्केनिक इरप्शन के साथ रिलीज होती हैं। उनके अंदर एक CO2 भी है। CO2 के अलावा और भी बहुत सारी गैसें जो रिलीज होती हैं, जैसे कि वाटर वेपर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। ये सब की सब जो गैसें हैं ये वोल्केनिक इरप्शन से रिलीज होती है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी मैग्मा के साथ रिलीज होता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड मैग्मा के साथ रिलीज होके बाहर आ जाएगा तो ये दोबारा से एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाएगा, और इस तरीके से जो स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड है मैग्मा के अंदर वो एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाता है और एक साइकिल कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे हम इतना ही डिस्कस करेंगे। ये वोल्केनिक इरप्शन होता क्या है, इन सब को हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है वेस्ट मटेरियल। जब देखो ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज होती है तो इस डिकम्पोजिशन की वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होता है। सो जितना ज्यादा वेस्ट मटेरियल होगा उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होगा। तो वेस्ट मटेरियल भी कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज करता है। वेस्ट मटेरियल, इसके अंदर हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो हम सिंपली यहाँ पे यही समझे कि वेस्ट मटेरियल जब डिकम्पोज होता है तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज करता है और कार्बन साइकिल को कंप्लीट करता है। उसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक है, वो है सोइल स्टोरेज। सोइल स्टोरेज के अंदर क्या होता है, सोइल भी अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके रखती है, और ये मेनली आपको देखने को मिलेगा पैटलैंड के अंदर और परमाफॉरेस्ट जो रीजन होते हैं उनके अंदर बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो सोइल जो कैप्चर करके रखती है। जो लिविंग प्लांट्स हैं वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है रूट्स के थ्रू होते हुए सोइल के अंदर चली जाती है।
उसके अलावा सोइल के अंदर बहुत सारे माइक्रोब होते हैं। ये जो माइक्रोब्स जब मर जाते हैं तो ये क्या करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं सोइल के अंदर। तो इस तरीके से ये भी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। सोइल जो है एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन का। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन क्या होता है? कार्बन को सोइल के अंदर कैप्चर करना। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी कार्बन साइकिल जो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे हमने इन सबको डिस्कस कर लिया है और समझ लिया है कि कैसे कार्बन साइकिल परफॉर्म करती है। तो दोस्तों आज के लेक्चर के अंदर केवल इतना ही। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन साइकिल को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।